वेलकम बैक नाज़रीन। बातचीत हम कर रहे हैं पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी के साथ हालात जो है कि वो सियासी भी, कानूनी भी, आइनी भी है, रोज़ बदल रहे हैं। रोज़ बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी, आर्टिकल 6 लगाने की भी अनाउंसमेंट हुई है। कमर इस्लाम राय साहब भी हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के हैं। राय साहब, ये एक चीज़ आपसे ये पूछूंगा कि ये आर्टिकल 6 की बात हुई है साबिक सदर के खिलाफ, साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ और साबिक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ। उस वक्त उन्होंने आर्टिकल 5 का हवाला जो है दिया था कि एक साइफर आया है और उसके अंदर ये कहा गया है, पैगाम आज तक कोई नाम नहीं लेता कि पैगाम किसके नाम था कि हुकूमत को बदलें वरना हम जो है कि पाकिस्तान से सख्ती से निपटेंगे। और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को साइफर भेजा गया था कि इस पर कमीशन बनाए, तहकीकात करें। केस भी चला, सज़ा भी हुई, इमरान खान को, शाह महमूद कुरैशी को बरी भी हो गए हाई कोर्ट से। तो ये सारा मामला अगर आर्टिकल 6 में ये खुला तो उसके साथ तो फिर आर्टिकल 5 से जुड़ा हुआ साइफर भी शायद दोबारा खुल जाए, उस पर कोई कमीशन बन जाए, तो मामला इधर की बजाय कहीं और ना चला जाए आर्टिकल 6 का। तो बड़ा कि आइन को कोई सस्पेंड करेगा, आइन को जो है उसकी हेल्ड इन ओबेंस करेगा या किसी जगह भी आइन को नेगेट करेगा, तो उस पर आर्टिकल 6 लगेगा। और ये तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में वो कि वो आर्टिकल 6 के मतलब जजमेंट नहीं थी, वो उस कौमी असम्बली के उस फ्लोर पे जो कुछ हुआ था उसके मतलब जजमेंट थी, जो अल्टीमेटली असम्बली टूटने पे मुंतज हुआ था। उस पे सुप्रीम कोर्ट की बड़ी वाज़ेह राय आ भी चुकी है और वो बेसिकली इस मौके को बख्शती है कि आर्टिकल 6 उस वक्त आइन की बिल्कुल जो है वो उसको आइन को वायलेट किया गया था। और उसी पे जो वज़ीर इत्तलात साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बात दूसरा जो इन्होंने कहा कि हमारे साथ क्या क्या नहीं हुआ, तो उसको अगर साथ मिला के पढ़ लिया जाए कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया, मैं और उसके बाद या उन चंद दिनों की बात कर रहा हूँ या उसके बाद भी कर रहा हूँ कि जिस तरह रियासत पाकिस्तान की वेरी एग्जिस्टेंस को सबोटाज करने की कोशिश की गई, जिस तरह गैर ममालिक से फंडिंग के लेके और उस पे जो मामलात किए गए, मैं ज्यादा तफसील क्योंकि वक्त कम है मैं नहीं करूंगा, लेकिन मैं इशारा करते जा रहा हूँ। और ये कोई अनहोनी बात नहीं है, पहले भी रेफरेंस दायर हुए, खुद पीटीआई के दौर में एक पोलिटिकल पार्टी के खिलाफ रेफरेंस जो है उस बनाने टीएलपी का हुआ था, मतलब कैबिनेट ने डिसीजन लिया था, नोटिफिकेशन हुआ था, लेकिन रेफरेंस फाइल नहीं हुआ फिर सुप्रीम कोर्ट में। अभी तक तो हम कैबिनेट के डिसीजन और नोटिफिकेशन के पीछे ना, बिल्कुल वही तो कोर्ट किया जा सकता है। तो जब हमारी तरफ से फाइल होगा तो फिर हम उस डिफरेंस को जो है वो पॉइंट आउट करेंगे कि वहां पे खाली नोटिफिकेशन हुआ था और यहाँ पे फाइल हो गया। मतलब ये अवाम को उम्मीद रखनी चाहिए कि सिर्फ नोटिफिकेशन की हद तक भी मामला हो सकता है, आगे नहीं बढ़ सकता। मैं उस पे कायम हूँ कि अभी तक तो आप कोर्ट कर सकते हैं एग्जाम। सही बात है। मैं थोड़ा सा रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा तो इसलिए, लेकिन बुनियादी नुक्ता क्या है कि बुनियादी नुक्ता सुपरमेसी ऑफ द पार्लियामेंट है। रियासत अली आजाद साहब का माशाल्लाह कानून का बहुत तजर्बा है। मैं एक लेमैन की हैसियत से सिर्फ इतनी बात कहूंगा कि चूंकि अदालतों का काम आइन की या कानून की तशरीह करना है, तो कानून की अगर वो तशरीह कर रहे हो और पार्लियामेंट उस कानून को एलेबोरेट करके, ये जो अभी आपने सेशन का हवाला दिया, कोई ऐसा अभी प्रोग्राम तो नहीं बना, लेकिन एक अजम्पशन पे आपने बात की, तो उस पर मैं भी कर रहा हूं कि अगर पार्लियामेंट उस किसी मामले पे अपनी वाज़ेह राय दे और उस एम्बिग्विटी को दूर कर दे, तो फिर ये प्रेसिडेंस नहीं है, कहीं जरूरत नहीं पेश की। लेकिन बाकी जो कुछ हो रहा है उसकी प्रेसिडेंस मौजूद है, जीएचक्यू पे हमले की प्रेसिडेंस मौजूद थी। अच्छा, ये ख्वाजा आसिफ साहब वजीर दिफा है, उनका स्टेटमेंट था जो ना मैंने बात की एजम्पशन पे नहीं, जो पार्लियामान के फोरम के ऊपर पेश करके, और उनका ये बयान था। अभी तक एजम्पशन है, लेकिन वेरी ट्रू एजम्पशन है। अगर पार्लियामेंट आ जाए किसी चीज की क्लैरिफिकेशन पे, तो जो तशरीह करने वाला है वो पीछे रह जाता है ना, जो बनाने वाला है वो आगे आ जाता है। बिल्कुल। मैं जरा मंदोखेल साहब दो चीजें आपसे ही पूछना चाहूंगा। एक तो आर्टिकल 6 के हवाले से आप की होगी, और फिर दूसरा जो है कि ये जो पार्लियामान में करारदाद या लेजिस्लेशन जो भी इस सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों के फैसले के हवाले से अगर कुछ आता है, तो फिर वहां पे आपकी पोजीशन क्या होगी दो मामलात पे? अभी कोई चीज आई नहीं है, आपको हमारी राय पहले पूछ रहे हो मेरे? नहीं, मतलब आप जाती राय तो हो सकती है ना, जैसे भी आप सबकी हमारी। मैं यहाँ कमर इस्लाम साहब के साथ मुत्तफिक हूँ। ठीक, ये पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट का काम है कानून साजी करना, सुप्रीम कोर्ट का काम कानून साजी करना नहीं है। आपको याद होगा जनरल मुशर्रफ के दौर में भी
इसी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 239 के इख्तियारात जनरल मुशर्रफ को दिए कि आप उसमें कानून साजी कर ले, और तो 3 साल भी दे दिए थे उनको। पार्लियामेंट सुप्रीम है और पार्लियामेंट के फैसले को मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को भी। और इस हवाले से मैं उस वक्त भी जब असेंबली में था, पिछले असेंबली में, उस वक्त भी मैं बार बार ये नारा भी लगा रहा था, जाग पार्लियामेंट जाग। मैं उस वक्त भी ये जाग पार्लियामेंट जाग कर रहा था। और फिर वो ने पार्लियामेंट का बिल भी पेश हुआ, उसमें भी मेरी काफी काफी शामिल है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अब हमें जो है ना वो एक लकीर खींच देना चाहिए कि आखिर इस मुल्क की कानून साजी करता कौन है। ऐसा नहीं हो सकता है मेरी कमेटी का, जहां पूरा पार्लियामेंट ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी मैंने हिदायत और रिकमेंडेशन दी है, और वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक सिंगल जज ने उड़ा के फेंक दिया है। जबकि आइन का आर्टिकल 8 ये कहता है कि कोई भी अदालत पार्लियामेंट के किसी कानून साजी में मुदाखलत नहीं कर सकता। तो मेरा कहना है कि पार्लियामेंट को भी वंस फॉर ऑल जो ना एक लकीर खींचना चाहिए कि आखिर ये इख्तियारात सुप्रीम कोर्ट या किसी सिंगल जज के पास है या पार्लियामेंट के पास है। ये फायदा कल का पीटीआई को भी होगा और हर जमात को होगा जो कमरान में आएंगे। इस तरह ये चीजें नहीं होना चाहिए। और मुझे तो इस बात पे भी रियासत साहब की मौजूदगी में बात करूं, बार बार एक चीज करूं, मुझे तो ये हाई कोर्ट के जजेस के अपार्टमेंट पे पहले दिन से एतराज था और मैंने बिल पेश किए कौमी असेंबली में, मगर पीटीआई ने अप्रिशिएट किए, नून लीग ने अप्रिशिएट किए, मगर पास दोनों पार्टियों ने नहीं होने दिए, टालते रहे। तो अगर इसी तरह आप चाचे मामे बांजे भतीजे जो ना आप अपॉइंट करेंगे तो फिर आप भुगते भी रहो। ये बताएं कि आर्टिकल 6 के हवाले से जो कार्रवाई का भी अनाउंसमेंट हुई है, तो आप उसको इंडोर्स करते हैं कि होना चाहिए उस पे, और ये दायरा अगर वसी होता है तो वसी भी होना चाहिए या स्पेसिफिकली होना चाहिए? देखिए, एक लिहाज से अगर आप देख रहे, जहां कासिम सूरी साहब ने असेंबली तोड़ा और असेंबली के गेट से हम निकले भी नहीं थे कि सदर आरिफ आलवी साहब ने उसको अप्रूव भी कर लिया है। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि आदम एतमाद की तहरीक रोकने के लिए, आज अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून रिजर्व सीट को और उस फैसले को रोकने के लिए ये पीटीआई पाबंदी लगा रही, तो उस वक्त पीटीआई ने भी ये किया था कि उन्होंने वहां पे अदम एतमाद की तहरीक रोकने के लिए असेंबली तोड़ दी है। और आपको याद होगा, रियासत साहब को भी याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के 5 रुकनी बेंच ने बाकायदा उसको आइन शिकन करार दिया गया कि ये आइन शिकन है जो असेंबली तोड़ा गया। तो मैं ये समझ रहा हूँ, वैसे मैं ये कहूंगा, इस चीज की मैं हिमायत नहीं करूंगा कि इस मुल्क में 2 चीजें बड़ी अहम है। 2 मिनट में किसी को जो है ना वो इस्लाम से खारिज करना और किसी को गद्दार ठहराना, ये इस्लाम की सर्टिफिकेट बांटना और ये गद्दारी की सर्टिफिकेट बांटना, मेरे ख्याल में इसको बंद करना चाहिए। ये जो 70 साल से फैक्ट्रियां खुली हैं, रियासत साहब आपकी तरफ भी आ जाते हैं कि एक तो ये फैक्ट्रियां जो है कि कोई ये ग्रो बहुत तेजी के साथ कर रहे हैं, इनकी भी कोई दूसरी इंडस्ट्री को ग्रो होना चाहिए, इन इंडस्ट्री को नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ हम ये आर्टिकल 6 के हवाले से बताइएगा कि ये मामला जो है कि अगर वो जिस बुनियाद के ऊपर आर्टिकल 5 का सहारा लिया था, सूरी साहब ने, ठीक है गलत है, वो साइफर तो मौजूद है, अगर वो सारी चीज़ें खुलती हैं तो आप समझते हैं कि पंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, या सिर्फ जो है स्पेसिफिकली अगर गवर्नमेंट उधर लेके जाती है नून मामले को? क्वेश्चन को आंसर करने से पहले मंदोखेल साहब की एक बड़ी जबरदस्त उन्होंने बात की है, मैं भी उनसे एग्री हूँ। जो अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस है ना, देखिए ये जो रिश्तेदारियों के बुनियाद पे जजेस की तैनाती, मैं बिल्कुल उसके खिलाफ हूँ। चैम्बर्स की बुनियाद पे किसी की, यस, उसके मैं खिलाफ हूँ। मंदोखेल साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की और ये हमारी तमाम वकला बिरादरी इसकी डिमांड करती, चूंकि उसमें फिर ये होता है कि जो मेरिट पे आने वाले लोग हैं, बहुत सारे लोग कॉम्पिटेंट हैं, दे आर एलिजिबल टू बिकम अ जज ऑफ हाई कोर्ट, तो वो रह जाते हैं। अब आ गया आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन। देखिए, आर्टिकल 6 के हवाले से जो आपने बात की कि कैसे ये जो इन्वोक होगा या लगेगा इसके ऊपर, आर्टिकल सूरी ने वो दी थी, रूलिंग दी थी। अब मेरी जाती राय में, अगर इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ या कॉन्स्टिट्यूशन या कानूनी गलती, उसकी बुनियाद पे आर्टिकल 6 नहीं लग सकता, मेरे से इख्तलाफ किया जा सकता है। आर्टिकल 6 की प्री रिक्विजिशंस है कि अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन को, यस, उसके अंदर कोई हाइफन, कोमा, फुल स्टॉप, पार्टिकल, पूरा, होल, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सब वर्ड करे, एब्रोगेट करे, एब्जेंस में रखे, सस्पेंड कर दे, तो फिर आर्टिकल 6 लगता है। फिर इस मूव के पीछे बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ के पहले आ गई इंटरिम गवर्नमेंट, आपने ये मूव नहीं किया,
फिर आपकी आगे मौजूदा गवर्नमेंट आपने मूव नहीं किया, लोग इसका ये तासुर लेंगे कि जब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ गई फिर है ये तो सारा अब यू हैव बीन लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन टू कंप्लीट द सिचुएशन, सो नाउ यू आर टेकिंग द प्ली एंड डिफेंस ऑफ आर्टिकल 6। तो मेरी जाती राय में ये इन हालात और सर्कमस्टांसेस में मंदोखेल साहब ने बहुत खूबसूरत बात की। इस मुल्क का ये कौमी खेल बन गया है किसी को गद्दार कहना, इस मुल्क का कौमी खेल बन गया है किसी को काफिर करार देना, इस मुल्क का कौमी खेल बन गया है किसी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। सियासी लोग हैं, सियासी वर्कर्स हैं, सियासी आज मैदान कुछ में इक़्तिदार में, कुछ अपोजिशन में, कल वो इक़्तिदार में होगा, ये अपोजिशन में होगा। तो इस मुल्क के ये जो सियासत है ना, इसको बड़ा नीट एंड क्लीन और असूलों की बुनियाद पे लेके चलना चाहिए, ना कि आप ब्लेम गेम करें एक दूसरे के खिलाफ। सियासतदानों को पूरी कौम देखती है। मैं माजरत के साथ इनको हमेशा एक ऐसा चेहरा दिखाना है सियासतदानों का कि अवाम आपको वोट देती है, आप इलेक्टेड नुमाइंदे हो, आप बाकी जो एलिवेट होते हैं या किसी पोस्ट पे आते हैं उनसे आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप पार्लियामेंट में बैठे हो, आपने कानून साजी करनी, आप कानून बनाने वाले लोग हैं, तो लोगों को आपका चेहरा भी पॉजिटिव जाना चाहिए ताकि लोग आपकी बनाई हुई लेजिस्लेशन जो है उसको ये समझे कि वो गुड फेथ में बनाई गई है, फॉर दी वेलफेयर ऑफ दी जनरल पब्लिक बनाई जा रही है, ना कि आप देखें आप लेजिस्लेशन करें, आप बजाय कि एक दूसरे को ठोकने के लिए लेजिस्लेशन कर रहे हैं, आर्टिकल 6 लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे हैं, आप रेफरेंस फाइल कर रहे हैं, नहीं फाइल कर रहे हैं, ये चीजें मुनासिब ही नहीं है। और इसका फायदा गैर जमहूरी कुव्वतें हमेशा उठाती हैं। ऑफ कोर्स देखें ना, जब आपको पीपल्स लड़ाएंगे, पार्टी ने हमेशा उस सोच को प्रमोट किया। मैं कहता हूं वो बिल्कुल रियल पॉलिटिकल पार्टी, उन्होंने हमेशा उन चीजों का सपोर्ट किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल है। उन्होंने कभी ऐसी चीज को सपोर्ट नहीं किया। आज भी वो इस चीज को सपोर्ट नहीं कर रहे। मुगल साहब, एक बड़ा अहम मामला जो आप शायद कुछ रिस्पांस भी करना चाह रहे थे मंदोखेल साहब या कमर साहब को, कीजिएगा। ये आप खुद जो है कि हर हफ्ते जो है कि सैर करके आते हैं, सरकारी मेहमान बन के आते हैं, तो ये अभी एक कुछ बेहतरी सी हमें नजर आई है पिछले चंद दिनों के अंदर के लोअर जुडिशरी के अंदर भी एटलीस्ट जो है कि कानून और आइन को देखा जा रहा है। तो आप समझ रहे हैं कि होप ऑफ रिलीफ जो है कि वो पैदा हुई है आपकी जमात में भी? देखें जी, सबसे पहले तो मैं अदलिया का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं ये समझता हूँ कि इस सारा जो अदलिया अब हमारी खड़ी हो रही है, अब हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बाद अब जो हमारी लोअर जुडिशरी भी खड़ी हो रही है, तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है पाकिस्तान के हालात, जो पिछले सवा दो साल से पाकिस्तान में कानून आइन नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरे भाई ने अभी कहा जी कि आर्टिकल 6 में लगने में जो एक वजह है वो ये है कि जो रूलिंग दी थी कासिम सूरी साहब ने, तो सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने कहा कि ये गैर आइनी है। तो मैं अपने मोहतरम भाई से सवाल करूँगा, उसी 5 रुकनी बेंच ने कहा था कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाना भी आईनी है, और अगर ना करवाया गया तो ये भी गैर आईनी है, और आप लोग उस 90 दिन के इलेक्शनों को आपको 200-250 दिनों पे ले गए, तो उस पर आर्टिकल 6 कौन लगाएगा? वो भी तो आइन की वायलेशन हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था, और वही बेंच था जिसने वो ऑर्डर पास किया था रूलिंग के खिलाफ। उसी बेंच ने जब ये दिया ऑर्डर, तो उसके खिलाफ किस किस हद तक नहीं गए आपके नून लीग के और पीपल्स पार्टी के लोग। और उसके बाद आपने दोनों ने, कादर मंदोखेल साहब ने और इंजीनियर कमर इस्लाम साहब ने कहा 9 मई के वाक़यात। तो भाई 9 मई के जो वाक़यात हैं, तहरीक इंसाफ फर्स्ट डे से ये कह रही है कि जो कुछ कोर कमांडर हाउस में हुआ, जो कुछ GHQ में हुआ, या किसी भी सरकारी या फौजी तनसीबात के सामने हुआ, तहरीक इंसाफ उसकी मजम्मत करती है। और तहरीक इंसाफ ये कहती है कि एक जुडिशल कमीशन बनाए, और वो जुडिशल कमीशन फैसला करे कि वो उस दिन जो वाक़यात हुए थे उनका जिम्मेदार कौन है। या तो तहरीक इंसाफ ने उनकी कभी मजम्मत ना की हो, इमरान खान ने कभी उनकी मजम्मत ना की हो। ये तो नहीं हो सकता कि आप मुद्दई भी खुद बन जाएं, मुनसिफ भी खुद बन जाएं, उसके बाद जल्लाद भी खुद बन जाएं। आपने एक तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगाया, अब आप कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ फैसला भी आप खुद कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ उसमें मुजरिम है, और उसके बाद जल्लाद भी आप खुद बन रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ पे उस वाक़े की बुनियाद पर आर्टिकल 6 लगाएंगे। एक और आपने बात की कि पार्लियामेंट जो है वो कानून साजी उसका हक है, और सुप्रीम कोर्ट सिर्फ उसकी तशरीह कर सकती है। इस पे कोई कानूनी राय तो थोड़ी सी दी भी है आज़ाद साहब ने, और मजीद भी यही दे सकते हैं। लेकिन मेरा आपसे ये सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट हर उस आपकी जो अमेंडमेंट आप करेंगे उस पर आपसे पूछ सकती है जिसमें उसको आपकी बदनीति नज़र आएगी, जो बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जी नज़र आएगी, उस पर वो बिल्कुल पार्लियामेंट की कानून साजी पे आपसे सवाल कर सकती है। और बिलखसूस वो पार्लियामेंट
जो बनी डकैती की बुनियाद पे है, जो बनी मैंडेट लूट के है। इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब तो जाके पूछे कर्नल अजमल साहब से, ये तीसरे नंबर पे आए हुए हैं। इलेक्शन तो जीते थे कर्नल अजमल साहब, दूसरे नंबर पे आए थे चौधरी निसार साहब, और इन्होंने जितवा दिया फॉर्म 47 पे इंजीनियर कमरुल इस्लाम साहब को। तो जब आप जैसे लोग जाके कौमी असम्बली में हमारे ऊपर आर्टिकल 6 लगाने का या तहरीक इंसाफ को बैन करने के लिए कोई कानून साजी करेंगे, तो हमारा आपसे सवाल तो बनेगा, भाई पहले ये तो साबित करो कि पार्लियामेंट किस तरह की। अच्छा। ये मंदोखेल साहब की जो पार्टी है, इन्होंने भी फॉर्म 47 पे ये मुल्तान से 3 सीटें ली, तीनों भाइयों को जितवा दिया। इधर पिंडी से 1 सीट ली गुजर खान से, वो भी फॉर्म 47 पे इन्होंने इनको जितवा दिया। तो आप पहले ये तो साबित करें कि आप जिस पार्लियामेंट में बैठे हैं आप क्या आवाम के वोटों से आए हुए हैं, या आप डंडे के जोर पे और दिन दिहाड़े आप हमारी सीटें लूट के आए हुए हैं? कमर साहब बड़ा हमारे पास 2-3 मिनट ही हैं, तो कमर साहब एक तो क्विकली रिस्पांस जरूर कीजिएगा मुगल साहब को। दूसरा ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो 270BB की अमेंडमेंट हुई थी, वो 2008 के इलेक्शन जो मोहतरमा की शहादत की वजह से 40 दिन लेट हुए थे, उसको लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने के लिए हुई थी। तो जो अभी पंजाब केपी में लेट हुए, उसको भी अमेंडमेंट की जरूरत होगी या नहीं होगी? जी कमर साहब। आप मर्जी का सवाल न करें, पहले मुझे जवाब देने दें। नहीं, मैंने कहा उसको पूछे, इन पे कोई इल्हाम हुआ है, इन पे कोई वही नाजल हुई है जो ये फलां गुजर खान से ये हो गया और फलां जगह से ये हो गया। मियाँ अपनी सीट का आप अपना मुकदमा लड़े वहां पर, एक बात। दूसरा, इन्होंने जो जुडिशरी का शुक्रिया अदा किया है, ये किस खुशी में किया है कि लो हम जुडिशरी का शुक्रिया, जुडिशरी ने हमें इंसाफ दिया है भाई, इसलिए किया है। शुक्रिया तो फेवर का अदा किया जाता है, नहीं इंसाफ का किया जाता है भाई। इस दौर में जब बंदूक की जोर पे सुनने मेरा माफी चाहता हूं इंजीनियर साहब, बस सिर्फ एक मिनट मुझे देंगे। जब आप जजेस के बहनोइयों को अगवा करें, उनके वालिद को अगवा करें, उनके घरों में कैमरे लगाएं, उसके बावजूद जजेस हमें इंसाफ दें, तो हम शुक्रिया भी अदा ना करें उनका? इतने बड़े जुल्म और सितम के बावजूद जजेस हमें इंसाफ दे रहे हैं, तो शुक्रिया अदा करना तो बनता है। कंप्लीट कर ले। अब आप कंप्लीट करें, माफी चाहता हूं आपसे। कोई एतराज नहीं है, लेकिन यह है कि उसके बेसिक एथिक्स होने चाहिए। अगर जब आप आइंदा से जब किसी को बुलाएं, उसे समझा दें कि गुफ्तगू का तरीका क्या होता है। ये चोर कहना, फलां डाकू किया, मेरी डकैती। भाई पार्लियामेंट की सुपरमेसी सुप्रीम है, और जिसे तकलीफ होती है पार्लियामेंट की सुपरमेसी से, वो फिर पार्लियामेंट का उम्मीदवार ना बने। पार्लियामेंट सुप्रीम है, पार्लियामेंट के फैसलों को सबको मानना पड़ेगा, और जब पार्लियामेंट को कोई फैसला होगा, तो ये नुक्ता इब्तदाई है जो जमहूरियत का बुनियादी नुक्ता है। तो इसलिए ये प्लीज जरा जो भी मेंबर्स आया करें, उन्हें बता दिया करें कि इससे पहले भी हम मंदोखेल साहब, दीगर लोग, हम प्रोग्राम में मुबाहिसे करते भी रहे, बातें भी करते हैं, इख्तलाफ भी करते हैं, लेकिन ये गुफ्तगू का कोई तरीका नहीं। अच्छा मंदोखेल साहब, एक चीज़ आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि ये रेफरेंस उसी में है कि मोहतरमा जब शहीद अली इस दिन गालबन इलेक्शन लेट हुआ था, तो उस वक्त आइन में 270BB की अमेंडमेंट की गई थी, उसको तौसीक करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर देने के लिए। तो जो केपी और पंजाब में हुआ, अगर अभी ये असम्बली उसको कवर नहीं दे सकती, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन, या जिसकी इशारा जो है कि ये PTI वाले भी करते हैं जी, उसमें भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए, तो उस तरफ भी जा सकता है या नहीं? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि हमें ये काफिर के फतवे और ये गद्दारी के फतवे से हमें दूर रहना चाहिए। सही। मुझसे ज्यादा मैं कराची में बैठा हूँ, मुझसे ज्यादा वहां वजीरिस्तान में बैठा हुआ एक जो शायर अभी कत्ल हुआ, गिलमन वजीर, वो मुझसे ज्यादा मुहिब वतन और पाकिस्तानी है। सही बात। एक जनूबी पंजाब में जो शख्स बैठा हुआ है, वो मुझसे ज्यादा मुहिब वतन है। पिशावर में जो बेटा है, ये सारे ड्रामे हमें बंद करने चाहिए, नंबर एक बात। दूसरी बात ये, हमें सियासी तौर पे एक दूसरे का मुकाबला करना चाहिए। इस तरह ये गद्दारी और इस्लाम के ठेकेदारी वाला ये ड्रामे बहुत हो गए 77 साल में। दूसरा जो मुगल साहब फरमा रहे थे पीपल्स पार्टी के मुल्तान के हवाले से, यूसुफ रजा गिलानी साहब जीता था 180 वोटों से, जब रिकाउंटिंग हुई तो 326 वोट हो गए। जब यूसुफ रजा गिलानी साहब ने इस्तीफा दिया, सेनेट में चले गए, तो उसका बेटा कासिम गिलानी 35,000 वोटों से जीता। लेकिन मुझे मुगल साहब फॉर्म 45 दिखा दे अपना। नंबर एक बात, मैं जिस हल्के में बैठा हूँ, यहाँ पे मुखबर खास मुस्तफा कमाल साहब को 7वें नंबर पे था, 7वें नंबर से उठा के पहले नंबर पे रखा। आज भी सिला कोर्ट में केस लगा हुआ था, और मेरे पास सामने बंडल पड़े हुए, स्टैंप लगे हुए वोटों का। मेरी एडवोकेसी तो खुद कर रहे हैं। 4 महीने हो गए मेरे दरखास्त पे ना हाँ करें ना करें। सवाल ये है, ये जो आप छोटी छोटी बातों पे आर्टिकल 6 और ये सारी चीज
मैं कहता हूं अल्लाह अल्लाह करके खुद पीटीआई सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यह भी कहा कि सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार था तारीख देना, नहीं दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और फिर ये जो शुक्रिया अदा करे सुप्रीम कोर्ट, क्या इसी सुप्रीम कोर्ट ने एक सजा याफ्ता शख्स पाकिस्तान के 77 साल तारीख में वीडियो लिंक के जरिए सुप्रीम कोर्ट से मुखातिब नहीं हुआ जहां जरूरत नहीं थी? क्या पीटीआई के सरबराह ने इमरान खान साहब ने इसी चीफ जस्टिस के ऊपर एतराज नहीं किया था? क्या पीटीआई के तमाम मुकलान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद जाहिर नहीं किए? तो ये आप जजों को प्रेशराइज करना, जजों को फैमिली को हरासा करना, सोशल मीडिया के जरिए गाली गलौज करना और फिर प्रेशर में अपना फैसला लेना, तो अगवा करना, उनके वालिदैन को उठाना, करंट लगाना, उनके घरों में कैमरे लगाना, इसकी भी मजम्मत करें। सारा बंद होना चाहिए, बिल्कुल वो उसकी करते भी रहे। आखिरी अगर एक आप मुझे एक 30 सेकंड में कर लें, मैं कर लेता हूँ। इन्होंने कहा जी कि पार्लियामेंट के खिलाफ कोई जो कानून पास हो जाए, सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई बयान नहीं दे सकती। मैं 2 प्रेसिडेंट इनके सामने रखता हूँ। एक मिलिट्री कोड का, जब पेशावर का वाकया हुआ तो APS का, तो उसके बाद जो आईनी तरमीम हुई तो वो जब सुप्रीम कोर्ट में गई, अगरचे वो अकलीती फैसला था, लेकिन काजी फायज ईसा ने कहा कि मैं इस अमेंडमेंट को नहीं मानता हूँ। लेकिन जो एक्सेप्ट हुई है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल, वो आपकी पार्लियामेंट ने मंजूर किया, चूंकि वो मेला फाइडी था, बदनीति की बुनियाद पे था कि इसका इतलाक माजी से होगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने आपके कानून के उस हिस्से को तस्लीम नहीं किया। तो वहां तो आप भी मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आपके कानून को एज इट नहीं माना। मैं रिकॉर्ड की दुरुस्ती के लिए आपको बता रहा हूं। रियासत अली आजाद साहब इसकी तस्दीक कर रहे हैं। शुक्रिया आपका भी, रियासत आजाद साहब आपका, और राजा कमरुल इस्लाम साहब आपका, तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ इसी किस्म के मामलात के ऊपर हम बात जारी रखेंगे। हमारे साथ रहेगा।